दोस्तों, याद रखिए कि रूहानी ताकतें हमेशा हमारे आसपास ही मंडराती रहती हैं। हमें उनका एहसास नहीं होता। अच्छा, इन लोग की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है जो हम नहीं देख सकते, लेकिन ये घटनाओं के तौर पर अपनी उपस्थिति का एहसास करवा ही देती हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक प्राचीन हवेली के भूतों की कहानी है। दरअसल भूतों प्रेतों का हवेली, किले और महलों से ही संबंध होता है। आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो 95% इन भूत प्रेतों का बसेरा इन्हीं पुरानी हवेली और किलों में ही होता है। इसीलिए चाहे पिक्चरें बने, किताबें लिखी जाए, कहानी लिखी जाए, हर जगह भूत प्रेतों के किस्से घर हवेली से ही जुड़े होते हैं। तो ये जो हवेली थी ये बहुत पुरानी थी, 200 वर्षों से वीरान पड़ी थी। सरकार ने तमाम पुरानी हवेलियों की जब लिस्ट बनाई तो ये हवेली को देखा गया ये बहुत जर्जर थी, तो इसके लिए नोटिस जारी किया गया। परंतु इस हवेली के जो वारिसान थे वो अब भारत में नहीं रहते थे, क्योंकि वे सब के सब विदेशों में सेटल हो चुके थे। परंतु भारत सरकार के लगातार सूचना देने के बाद इस महल के एक वारिसान, जिनका नाम उर्मिला था, अपने 8 साल के एक बेटे के साथ इस हवेली में आ जाती हैं। उर्मिला जो थी वो उस अंतिम राजा के पोती की लड़की थी। उर्मिला के पति की मौत पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी और वो 8 साल के बेटे के साथ अभी अभी इस महल में शिफ्ट हुई थी। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए सरकार ने बहुत सारे मजदूर लगवा रखे थे, जिनको चप्पे चप्पे की सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी। किसी को भी नहीं मालूम कि हवेली के किस कोने में कौन सा खूनी रहस्य छुपा हुआ है। उर्मिला के आ जाने के बाद अब जो इस हवेली की हवा है ये काफ़ी रूहानी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो इस हवेली को वर्षों से एक वारिसान की जरूरत थी जो पूरी हो गई। अमावस की काली रात थी, अंधेरी रात। उर्मिला अपने बेटे के साथ अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। आधी रात को अचानक उसकी खिड़की से जोर से पक्षी आकर टकरा जाता है और उसकी गर्दन कांच में फंस जाती है और वो पक्षी वहां पर फड़फड़ाने लगता है, जिससे उसका जो गर्दन है कांच से और कट जाती है और वो मरकर लटक जाता है। जैसे ही वो मरता है तो बकायदा कांच पे उसके खून की एक धार बहने लगती है। यह सीन इतना भयानक था कि एक सामान्य व्यक्ति देखे तो बेहोश तक हो सकता था। अचानक आवाज सुनकर उर्मिला ने लाइट जलाई और जैसे ही उसने इस सीन को देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो एकदम घबरा गई, मैं क्या करूं। वह दौड़ के वापस बिस्तर पे गई और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। हालांकि उसका बच्चा बहुत गहरी नींद में था। अच्छा, उर्मिला ने पूरी कोशिश की कि वो बच्चा जागे ना, क्योंकि जग जाता तो वो ये हादसा देख लेता और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बच्चा ये हादसा देखे। तो उसने बच्चे को सीने से लगाया और धीरे से वापस सुला दिया। अब वो वापस से खिड़की के पास आई और उर्मिला ने धीरे से किसी तरीके से उस पक्षी को वहां से हिम्मत करके निकाला और खिड़की से बहुत दूर फेंक दिया। अपना हाथ वापस से जाके वॉश बेसिन में धोया और अपने बेड पे आकर लेट गई। परंतु ये घटना इतनी हृदय विदारक थी कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही मजदूर काम पर आए तब तक वो नाश्ता कर चुकी थी। वह सीधे के मजदूरों के उन ग्रुप के बीच में आई और वहां आकर उसने कहा, रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर जोर से टकराया और वहीं फंस कर मर गया। क्या यह हरकत आप लोगों में से किसी की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद खिड़की से सीधा नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते, नहीं दीदी, हमने तो अभी तक खिड़की के नीचे किसी मरे हुए पक्षी को देखा ही नहीं, हम तो अभी उसी तरफ से आ रहे हैं। फिर उर्मिला उन सभी लोगों को लेकर जब वहां जाती है तो ये बात सही निकलती है। वहां ना तो कोई पक्षी होता है, ना उसके कोई पंख होते हैं, ना खून की एक बूंद होती है।
उर्मिला सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद पक्षी को यहाँ फेंका था। खैर, फिर उसने सारे मजदूरों को काफ़ी स्ट्रिक्ट लहजे में समझाया कि देखो ये बहुत पुरानी हवेली है, यहाँ पे तमाम बहुमूल्य और अमूल्य वस्तुएं हैं, तो आप काम करते समय इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु क्षतिग्रस्त ना हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ मैम, हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद उर्मिला वापस अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद दोपहर का वक्त रहता है। उर्मिला अपने बच्चे के साथ खाना खाते खाते टीवी देख रही होती है। अचानक बहुत तेज धड़ाम की आवाज आती है। ऊपर से एक मजदूर नीचे गिरता है। इस तेज आवाज को सुनकर उर्मिला घबरा जाती है। उर्मिला दौड़कर खिड़की के पास जाती है और जब नीचे देखती है तो उसी समय एक मजदूर नीचे गिरा हुआ होता है, जिसके हाथ पांव धीमे धीमे चलते रहते हैं और सिर के नीचे से ढेर सारा खून फ्लोर पे फैलता रहता है और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। और देखते ही देखते वहाँ पे चारों तरफ लोगों का एक जमाव इकट्ठा हो जाता है। वह सीधे नीचे जाती है और जब उसको देखती है तो डर जाती है। कहती है ये कैसे हो गया। उर्मिला वहाँ पे तमाम खड़े लोगों और मजदूरों से पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो लोगों के जवाब ही अलग अलग थे। कोई कह रहा था कि इसने खुद आत्महत्या कर ली है, कोई कह रहा था कि ये गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे। उर्मिला को तो मामला कुछ और ही लग रहा था। तभी अचानक उर्मिला के कान में एक आवाज सुनाई देती है, तू मेरी बात ध्यान से सुन, अगर अपने बच्चे को बचा सकती है तो इसी वक्त बचा ले। उर्मिला यह बात सुनते ही भागकर अपने कमरे में जाती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा खाना खा रहा था और टीवी देख रहा था। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंची, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका बेटा खिड़की पे खड़ा है और नीचे कूदने वाला है। उर्मिला तेजी से खिड़की के पास गई। तब तक वो बच्चे ने जंप मार दिया, परंतु उसके जंप मारने के बावजूद उर्मिला ने उसका एक पैर पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो बच्चा झूल गया। झूलने के बाद वो बच्चा तेजी से अपने पैर को चलाने लगा और दोबारा कोशिश करने लगा कि मैं कूद जाऊं, परंतु उर्मिला ने अपनी पूरी ताकत से उसका पैर पकड़ा हुआ था। हालांकि 8 साल का बच्चा काफी भारी होता है। जब उसे उर्मिला ने थामा था तो 2 बार उर्मिला के पैर भी जमीन से ऊपर उठ गए थे, परंतु फिर भी उर्मिला ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको अंदर खींच लिया और सीधे उसको बिस्तर पे लाया और लिटा दिया। खिड़की बंद कर दी, कमरे का डोर लगाया और नीचे आ गई। नीचे आते ही उर्मिला ने पूछा, आप लोग एक बात बताइए, ये सब मामला क्या है, ये हो क्या रहा है। रात को वो पक्षी, सुबह अभी मजदूर गिर गया, अभी अचानक मेरा बेटा खिड़की से कूद रहा था। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी एक बूढ़े से बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर आए। उन्होंने बोला, देखो बेटा, अगर आप सचमुच इस चीज़ के बारे में जानना चाहती हो तो यहाँ पे ये कोई नहीं बता सकता, ये तो सब आज के मजदूर हैं। इसके लिए आपको अपनी हवेली की किताब पढ़नी पड़ेगी, जो इस वक्त गांव के सरपंच के घर रखी हुई है। गांव के वो सरपंच यद्यपि मर चुके हैं, परंतु उनके परिवार के जो बच्चे वगैरह हैं उनके पास अभी भी ये किताब रखी हुई है। चाहे तो आप उनसे संपर्क करके वो पूरी बातों को इसमें पढ़ लीजिए कि क्या है इसका इतिहास। हो सकता है इससे आपको काफ़ी सुविधा हो जाए। तो उर्मिला ने उस दादा का धन्यवाद किया और सीधा उस सरपंच के घर पहुंच गई। सरपंच का जो बेटा था उससे मुलाकात हुई, उसने उर्मिला को किताब दे भी दी। उर्मिला उस किताब को महल ले आई और जब उसे पढ़ा तो उसकी सांसें ही अटक कर रह गई, क्योंकि वो तो बड़ी भयानक कहानी थी। हुआ ये था कि आज से 200-250 साल पहले उस महल में एक राजा अपने परिवार के साथ रहते थे। यकीनन उर्मिला के 4 फादर्स रहे होंगे। उनके यहाँ नौकरों का एक जोड़ा था। पति और पत्नी दोनों बहुत ईमानदार और अच्छे नौकर थे। वर्षों से इस हवेली की महल की सेवा कर रहे थे। राजा और पूरे महल की सेवा में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की थी।
उनके बच्चों को भी बहुत अपने बच्चों की तरह पालते थे। परंतु एक बार क्या हुआ कि महारानी के शाही गहनों में से कुछ गहने गायब हो गए, जिनके बारे में जब कुछ पता नहीं चला तो आखिरी में शक के तौर पर उसकी नौकरानी को ही इसमें दोषी माना गया और क्रोध में आके राजा ने कहा कि इसे जिंदा दीवार में चुनवा दो। आदेश का पालन हुआ। नीचे बेसमेंट की दीवार में उस नौकरानी को जिंदा दफना दिया गया। जैसे ही उस नौकरानी की तेरही हुई, उसका पति तो रो रो के पागल हो चुका था। उसके मात्र 1 हफ्ते बाद वो रोज घर में रोता रहता था, कोई काम ठीक से नहीं करता था। जैसे ही उसकी तेरही को 7 दिन हुए होंगे, एक दिन सब लोगों ने देखा कि बेसमेंट के नीचे उसी नौकर की लाश पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो उसकी दफनाई हुई जगह पर, यानी दीवार में जहाँ उसे चुनवाया गया था, उस जगह पर जाकर मर गया था। उसने जहर खा लिया था। अब वो मर गया। 15-20-25 दिन पहले उसकी पत्नी मर चुकी थी। अब दोनों ही प्रेतात्मा के रूप में उस महल में रह रहे थे। क्योंकि वो निर्दोष थे, ये बात उनको सहन नहीं हो रही थी। खैर, मात्र 10-12 दिन और बीते। अचानक एक दिन लोगों ने देखा, भरी दरबार में राजा अचानक अपनी कमर से अपनी तलवार निकाले और सबके सामने उन्होंने अपना सिर काट लिया। उनका सिर कट कर नीचे गिर गया। पूरे दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया कि ये कैसे हो गया। और लोगों को यह पूरा अंदेशा था कि ये घटना राजा स्वयं तो कर नहीं सकते थे, हो ना हो इसमें उन्हीं आत्माओं का हाथ होगा। महल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद राज परिवार अन्यत्र शिफ्ट हुआ और उसके बाद अन्यत्र ही उनकी परंपरा, जो पारिवारिक परंपरा या राजवंशी परंपरा रही, या दूसरे किले बने होंगे वहां, या दूसरे महल बनाए होंगे वहां वो लोग रहे। ये हवेली तब से खाली थी। उर्मिला बहुत डर गई। 200 साल पुरानी हवेली में ये आत्माएं, कहते हैं 100 वर्ष में जो आत्मा है वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि नॉर्मल धार्मिक विधि से इन्हें भगाया भी नहीं जा सकता। नॉर्मल पादरी और नॉर्मल तांत्रिकों को तो ये 2 मिनट में उछाल देती हैं। उर्मिला ने देखा, रात का वक्त था, 9 बज रहा था, पर उसने बिना कुछ सोचे अपने बच्चे को ली, अपनी कार उठाई और आधी रात को उस महल से निकल गई। उर्मिला एक राजवंश थी, पैसे वाले परिवार की थी और विदेश में सेटल्ड थी। उसके पास ओपन टिकट था। वो कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी अपनी को मूव कर सकती थी। वो कार को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपना एक अटैची ब्रीफकेस जो भी था लेकर, अपना एक पर्स कंधे पर लटकाकर सीधा कार से हाईवे पे निकल गई एयरपोर्ट के लिए। जब वो एयरपोर्ट पे जा रही थी तभी उसने देखा कि मौसम बदलने लगा। हवा चल रही थी तेज, पेड़ एकदम झुकते झुकते दिख रहे थे, बीच बीच में सड़कों से धूल और पत्तों का एक अंबार उड़ जाया कर रहा था, बादल भी छा रहे थे। पर उर्मिला अपनी गति बनाए हुए थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, सीधी चलती हुई कार पलट गई। उर्मिला ने न ब्रेक लगाया था, न कोई सामने आया था, न कोई ऐसी प्रेतात्मा का कोई हादसा दिखा, पर एकदम से कार चलती सड़क पर पलट गई और छत के बल पर घिसटती हुई कुछ दूर जाकर रुक गई। उर्मिला बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने और बच्चे का सीट बेल्ट काटा, कार से बाहर एनी हाउ निकली, अपने बच्चे को भी निकाल लिया। ईश्वर का शुक्र था कि दोनों को कोई चोटें नहीं आई थी। दोनों फिर वहां से भागे। उसने अपने एक हाथ में छोटा अपना ब्रीफकेस और अपना बैग कंधे पे टांगा और बच्चे को लेकर दौड़ लगा दिया। थोड़े ही दूर वो आगे गए थे कि अचानक उन्हें वहां से कारें आती हुई दिखाई दे रही थी, परंतु कोई भी कार उनको देखकर रुकने को तैयार नहीं थी। क्यों? आप खुद बताइए दोस्तों। आधी रात का वक्त हो, घना जंगल हो, आंधी तूफान का मौसम हो, अंधेरी रात हो, उस वक्त कोई औरत हाईवे में एक बच्चे को लेकर अगर किसी से लिफ्ट मांगे तो कौन लिफ्ट देगा? पर फैमिली वाला आदमी तो देगा नहीं।
अकेला आदमी भी नहीं देगा। अरे जो ट्रक वाले हाईवे पे जाते हैं ना, वो भी ऐसे हादसों से वाकिफ होते हैं, वो भी नहीं रोकते हैं। काफ़ी देर खड़ी रहने के बाद जब उसे कोई लिफ्ट नहीं मिली, उसकी आंखों से आंसू आने लगा और वो मनी मन सोचने लगी कि आज मैं और मेरा बेटा बचेंगे नहीं। फिर उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और उसने देखा कि देखती हूँ कैसे नहीं रुकते। अचानक उसने देखा सामने से एक कार आ रही थी, उसकी गति काफ़ी तेज़ थी। तो उर्मिला अपने बच्चे को सड़क के किनारे खड़ी की और खुद रोड के बीचों बीच खड़े होकर दोनों हाथ फैलाकर चीखते हुए लिफ्ट मांगने लगी। जो कार वाला था उसने बहुत मुश्किल से ब्रेक लगाया और वो उसके बाद भी घिसटती हुई सीधा उस उर्मिला के 2 फीट पहले जाके रुकी। उर्मिला दौड़कर विंडो पर गई। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने उस पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी घटना बताई। पुलिस इंस्पेक्टर की तो सांसें थम गई। उसने बोला, मैडम जल्दी आइए, अपने बेटे को भी लाइए और बैठ जाइए। वह दौड़कर आई, अपना सामान अंदर रखी, ब्रीफकेस और छोटा बैग, और बच्चे को अपनी गोद में लेकर ड्राइविंग सीट की बाजू वाली सीट में बैठ गई और इंस्पेक्टर ने स्पीड से कार को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। अब वो दोनों तेजी से कार में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो माहौल काफ़ी हद तक बारिश का होने लगा। तेज हवा चल रही थी, काले बादल छाए हुए थे, बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। अक्सर जब भी भूत प्रेतों का मामला होता है तो मौसम जरूर बदलता है, या तो वो बारिश आंधी तूफान का हो जाएगा या बर्फ जैसी ठंडक हो जाएगी। आज माहौल ऐसा था कि आंधी बारिश में कन्वर्ट हो गया था। खैर, अचानक कुछ ही दूर जाने के बाद साइड में एक एडजॉइनिंग रोड थी। दोनों ने देखा कि बाजू वाली रोड जो घने जंगलों से आ रही थी, वहां से एक बड़ा सा ट्राला ओवरटेक करते हुए इनके सामने आ गया। वह काफी बड़ा ट्राला था, पूरी सड़क को रोक रखा था और काफी तेज भी चल रहा था। कार की तेज हेडलाइट उस ट्राले पे पड़ रही थी। तभी उर्मिला ने देखा कि ट्रक के पिछले लोहे के बम्पर के नीचे चैन से एक जूता लटक रहा था। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर साहब ये क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, कुछ नहीं मैम, इसको नजर बट्टू कहते हैं। ट्रक ड्राइवर और इनके मालिक अपने बिजनेस में किसी की नज़र न लग जाए, उनके कारोबार अच्छे से चलता रहे, इसके लिए नज़र बट्टू लटकाते हैं। ये जूते चप्पल हो सकता है, कई बार ये मिट्टी का एक छोटा सा राक्षस या पुतले की गुड़िया भी होती है, ऐसा कुछ भी लटका देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इससे इनकी बरकत बनी रहेगी और किसी को इनके कारोबार पे नज़र नहीं लगेगी। अरे मैडम सुनिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। पर क्या हमारे देश में किसी को भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा संवैधानिक अधिकार है? तो अब ये लोग इसके तहत अपने इसमें जो भी लटकाना हो लटका लेते हैं। तो यही इसलिए जूता लटक रहा है। जैसे इंस्पेक्टर की बात खत्म हुई, वैसे वो जूता एक कटे हुए सिर में कन्वर्ट हो गया और जो चैन थी वो एक बाल में कन्वर्ट हो गया। इन्होंने देखा एक औरत का कटा हुआ सिर, जिसके जो बाल लंबे से बाल थे उसमें वो सिर लटक रहा था और हवा में धीमे धीमे हिल रहा था। ट्रक बार बार तेज हो रहा था, धीमे हो रहा था, तो वो सिर भी आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर उछल रहा था। दोनों बहुत डर गए। अचानक बहुत तेज आंधी चली और वो सिर वहां से छिटक कर सीधा इनके सामने के बड़े वाले ग्लास पे आकर टकरा गया और अटक गया। और देखते ही देखते उसकी जो आंखें थी वो एकदम खुल गई और इतनी तेज आवाज में उसमें एक औरत के हंसने की आवाज आने लगी। और इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था सिर अभी का कटा हुआ है। उसका जो कटा सिर था उससे खून की कुछ धारें निकल रही थी जो कार के बोनट के ऊपर फैल रही थी। सिर वहां इसलिए अटक गया था क्योंकि उसके बाल वाइपर में फंस गए थे। अब तो इंस्पेक्टर ने और तेज कार कर दी और दोनों बहुत घबरा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक इंस्पेक्टर ने साइड मिरर में देखा कि कोई दूर से कार का पीछा कर रहा है। इंस्पेक्टर ने कार और तेज कर दी। अचानक सामने उन्होंने देखा कि एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था घाट प्रारंभ। उसने अपनी कार को थोड़ी धीरे कर ली। जैसी कार धीरे किया, उसने देखा साइड में एक औरत खड़ी है।
और दोनों हाथों से रोड पे इशारे कर कर लिफ्ट मांग रही है, जबकि उस औरत का सिर नहीं है, वो कटी हुई सिर की औरत है। अब ये दोनों और डर गए, इन्होंने कार रोका नहीं और तेजी से आगे ले गए। जब ये कार नहीं रोके तो इन्होंने देखा साइड मिरर में, वो पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा कि वो औरत कार के पीछे दौड़ना शुरू कर दी। इतनी तेज कार होने के बाद भी वो कार के बिल्कुल पास थी, पर कभी कभी 2 सेकंड के लिए दूर हो जाती थी, 2 सेकंड के लिए पास हो जाती थी। अब जो रूफ का बैक मिरर होता है उसमें उर्मिला ने देखा सचमुच वो औरत पीछे से दौड़ते आ रही थी। उर्मिला तो रोने लगी कि अब हम नहीं बचेंगे। इंस्पेक्टर बोला आप चिंता ना करो, देखते क्या होता है। इंस्पेक्टर ने गाड़ी को, अब घाट था तो तेज भी नहीं कर सकता था, इंस्पेक्टर ने गाड़ी और आगे बढ़ा दी। जब वो पहले टर्न से मुड़े, कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो औरत पीछे से साइड मिरर से गायब हो गई। जैसे वो साइड मिरर से गायब हुई, थोड़ी दूर जाने के बाद अगला टर्न आया। अगले टर्न पे मुड़ते फिर वो औरत खड़ी दिखाई दी और फिर वो रोक रही थी, फिर उसका सिर नहीं था। जैसे वो आगे गए फिर वो पीछे दौड़ रही थी। तभी उर्मिला समझ गई कि मामला क्या है। उसने कहा हो ना हो इस सिर का इस औरत से कोई न कोई संबंध है, आप ऐसा करो इस सिर को निकाल के फेंक दो इससे। बोले मैडम क्या बात कर रही हैं, देखो साइड मिरर में देखो, आप ऊपर के मिरर में देखो, वो औरत बिल्कुल कार के पीछे दौड़ रही है, कार रोकेंगे तो मर जाएंगे, और कार का कांच भी मैंने बंद कर रखा है, कैसे उसको निकालूं, चलती गाड़ी से कैसे सिर निकालूं। फिर इंस्पेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने वाइपर ऑन कर दिया। जैसे ही वाइपर 2 बार अपनी जगह से हिला तो उसमें फंसा हुआ बाल खुल गया, और गाड़ी की स्पीड भी तेज थी, हवा भी तेज चल रही थी, और एक तेज झटके के साथ वो सिर दूर झाड़ियों में फेंका गया। झाड़ियों में फेंकाते ही इंस्पेक्टर ने और उर्मिला ने देखा वो साइड मिरर से औरत भी गायब हो गई। यानी उर्मिला का सोचना बिल्कुल सही था, जैसे ही वो सिर कार से अलग हुआ वैसे ही वो सामने का ट्राला भी गायब हो गया, वो औरत भी गायब हो गई, वो सिर तो गायब हो ही चुका था। अब उनको उनकी सांस में सांस आई। तब तक घाट खत्म हो गया था और प्लेन हाईवे शुरू हो चुका था। अब वो तेजी से चले जा रहे थे। तब तक फिर जोर की बिजली कड़की और पूरा माहौल थर्रा गया। उस तेज बिजली की चमक में उन्होंने देखा साइड में रोड के एक बुजुर्ग व्यक्ति चला जा रहा है। सफेद कपड़ा पहना हुआ था, पजामा कुर्ता, इसलिए रात को साफ दिखाई दे रहा था, कार की लाइट में तो क्लियर दिख रहा था। अब वो सड़क के किनारे चलते 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 अचानक जैसे इनकी कार उसके पास पहुंची तो वो रोड पे आ गया और कार के ठीक सामने आके गिर गया। तो बहुत तेज ब्रेक लगाना पड़ा। ब्रेक रोकने के बाद इंस्पेक्टर ने बोला आप कार में बैठो। वो धीरे से नीचे उतरा और उस आदमी के पास गया, उसकी नब्ज देखा तो नब्ज तो चल रही थी, वो बुजुर्ग जो था वो बेहोश हो गया था, तो बड़ा दयनीय हालत में था, तो गांव का लग रहा था। तो इंस्पेक्टर ने सोचा कि चलो इसको मैं बाद में इनको एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वहीं आगे हॉस्पिटल, वहाँ इसको एडमिट करा दूंगा। इंस्पेक्टर ने उस बुजुर्ग को उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। कार की पिछली सीट में लिटाने के बाद वो तेजी से कार को लेके आगे निकल गया। 5 मिनट हुए होंगे, अचानक उस बूढ़े आदमी का हाथ धीरे धीरे बढ़ने लगा और ड्राइविंग सीट के पीछे से होते हुए सीधे इंस्पेक्टर के गले को पकड़ लिया। न सिर्फ पकड़ा, उसे दबाने लगा तेजी से। इंस्पेक्टर सीट पे ही छटपटाने लगा, कार इधर उधर होने लगी, परंतु इंस्पेक्टर ने धैर्य नहीं खोया। इंस्पेक्टर ने एनी हो अपने साइड से वेस्ट से अपनी गन को निकाल लिया और उस पर फायर कर दिया और तेज ब्रेक लगा दिया। परंतु ब्रेक फायर होने के बाद भी उसकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई थी, परंतु जैसे ही ब्रेक लगने की वजह से वो पिछली सीट से नीचे गिर गया, मतलब कार के फ्लोर पे गिर गया। जब वो नीचे कार के फ्लोर पे गिरा तो उसका हाथ छूट गया। कार स्टार्ट ही थी, न्यूट्रल में थी, कार का डोर बंद किया, इधर से वो महिला उतर गई अपने बच्चे को लेके और अपना ब्रीफकेस लेके, और ये वहाँ से दौड़ लगा दी। इंस्पेक्टर ने उस औरत का ब्रीफकेस और बैग अपने कंधे पर रख लिया और वे तेजी से दौड़ने लगे। कार की हेडलाइट जल रही थी, कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तब तक फिर बिजली चमकी। थोड़े ही दूर वो दौड़ रहे थे कि अचानक इंस्पेक्टर खुश हो गया, बोले देखो मैडम स्ट्रीट लाइट्स दिख रही है, आपका एयरपोर्ट आ गया। और सही में 100 मीटर पे एयरपोर्ट था। वे एयरपोर्ट के कैंपस के अंदर दाखिल हो गए। अंदर पहुंचने के बाद जब मेन एयरपोर्ट के अंदर पहुंचना था, वहाँ जब वे रुके तो उर्मिला ने इंस्पेक्टर का धन्यवाद कहा और कहा भाई साहब अगर आप नहीं होते ना
तो आज हम दोनों जीवित नहीं होते, हम जीवन भर आपके ऋणी ही रहेंगे। आपको मैंने दिल से अपना भाई माना है। बोले कोई बात नहीं, जब आपने मेरे को बहन माना है तो भाई के लिए कभी ये शुक्रिया वाली बात नहीं होती है। आप जाइए अपने बच्चे के साथ, आप अपनी टिकट लीजिए और चले जाइए। इस प्रकार से वो इंस्पेक्टर ये कह के उससे विदा हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि देखा आपने उस औरत को, कोई भी माँ अपने बच्चे की जान के बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति से, यहाँ तक कि वो भूत प्रेत भी हो, किसी भी सीमा तक लड़ सकती है। उस औरत ने कैसे भी करके अपने बच्चे को आज तक नहीं आने दी, उसे सुरक्षित उस महल से लेकर आज एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। इसलिए तो हमारे यहाँ माँ को रिश्तों में सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है, बल्कि ईश्वर से भी ऊपर कहा गया है हमारे सनातन धर्मों में। खैर, अब मित्रों हम बात करते हैं उस हवेली की। उर्मिला के चले जाने के बाद वो हवेली में पुनः उन आत्माओं का वर्चस्व कायम हो गया, उनका आतंक पुनः जारी हो गया। सरकार ने भी अपने सारे मजदूर हटा लिए। वो महल पर्यटन विभाग को सरकार ने सौंप दिया। वहाँ एक सूचना बोर्ड लगा दी गई कि ये मोस्ट हॉन्टेड महल है, हवेली है, यहाँ पर सोच समझ कर आए, अगर आपके अंदर हिम्मत हो तभी आए और दिन के वक्त ही आए। और वहाँ टिकट रख दी गई और आज यह महल लोग टिकट लेकर यहाँ दिन में पूरा घूम सकते हैं। दिन में भी यहाँ कई बार अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, परंतु वो जानलेवा नहीं होती। परंतु शाम को 5 बजे के बाद ये बहुत भयावह हो जाता है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। आज ये हवेली विश्व में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है।